हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस भद्राजुन में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। 9th क्लास के जो साइंस का पोर्शन है उसमें 14 नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे थे, 14वां चैप्टर। उसके हमने 13 पार्ट्स बना लिए थे, आज उसके आगे के पार्ट्स बना रहे हैं। तो 14वें जो चैप्टर था अपना 14 नंबर जो चैप्टर है उसका 14th पार्ट हम बना रहे हैं, यानी वीडियो नंबर 14 बना रहे हैं। जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम था प्राकृतिक संपदा, यानी प्रकृति की संपत्ति के बारे में हम पढ़ रहे थे, जैसे कि जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, तापमान है, पर्वत हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में, मिट्टी है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा भी था। तो इस चैप्टर में या सॉरी इस वीडियो में हम क्या पढ़ना है, लास्ट वीडियो का कुछ याद है आपको कि हम कहाँ तक पढ़ चुके थे और हमें आज के वीडियो में क्या पढ़ना है? तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ तो हम इस चैप्टर में जो वर्तमान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो जैव रासायनिक चक्रों के बारे में चल रहा है। जैव रासायनिक चक्र के बारे में चल रहा है। उसमें हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल पढ़े थे। उसमें एक साइकिल हमने N2 साइकिल पढ़ा था, नाइट्रोजन चक्र पढ़ा था। उसके बाद में हमने जल चक्र भी पढ़ा था। जल चक्र के बाद में हमने तीसरा चक्र कार्बन चक्र भी पढ़ा था। लास्ट वीडियो में कार्बन चक्र हमने पढ़ा था। कार्बन चक्र के बाद में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, चक्र और भी बचे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन चक्र अभी बचा हुआ है, उसे भी पढ़ना है। बट ऑक्सीजन चक्र को पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने और आती है और वो है कार्बन चक्र जो हमने पढ़ा है। इसमें हमने मोटा मोटी तौर पर और बेसिकली देखा कि जो वायुमंडल में जो CO2 है वो किस प्रकार से फिक्स होती है। वायुमंडल की जो CO2 है उसे किस मात्रा में और किस तरह से काम में लिया जाता है। तो वायुमंडल की जो CO2 है उसे कौन काम में लेते हैं? पादप काम में लेते हैं। पादप किस प्रक्रिया में काम में लेते हैं? पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसे अच्छे से काम में लेते हैं। और वो पादपों से कहाँ चली जाती है? जंतुओं में चली जाती है। और फिर जंतुओं से वापस कहाँ चली जाती है? मिट्टी में। और मिट्टी से वापस कहाँ चली जाती है? वायुमंडल में। तो इस प्रकार से ये एक साइकिल लगातार कार्बन साइकिल चलता रहता है, जो कि हमने पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है कार्बन साइकिल। तो CO2 प्लांट्स को मिलती है किस फॉर्म में? C6H12, वो 6 की फॉर्म में ये ले लेते हैं। ये दोनों ही जब ऑक्सीजन के साथ में इसको क्रिया करवाते हैं तो वापस CO2 बाहर निकलती है और यही CO2 वापस इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा है वो हमेशा बनी रहती है और CO2 एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। वैसे हमने बात केवल कार्बन की थी, लेकिन कार्बन कभी फ्री स्टेज में नहीं पाया जाता। कार्बन हमेशा बॉन्डिंग रहता है, ऑक्सीजन के साथ में रह सकता है, वो हाइड्रोजन के साथ में रहकर हाइड्रोकार्बन बना सकता है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन क्या CO2 है वो पर्यावरण को प्रभावित करती है? फायदेमंद तो बहुत है, हमने देखा है, क्योंकि बिना CO2 के पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह सकते और बिना पेड़ पौधों के हम नहीं रह सकते। तो जीवों का अस्तित्व तो बिना CO2 के नहीं है। तो CO2 का जो महत्व है उसके बारे में तो हमने डिटेल से अच्छे से पढ़ा और हमें पता भी है। क्या इसके कुछ नुकसान हैं? वायुमंडल में CO2 के कुछ नुकसान। वायुमंडल में CO2 की अधिकता के नुकसान। क्या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होने से नुकसान है किसी प्रकार का या नहीं है? तो दो हल्की हल्की चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ कि तो एक जो कार्बन है वो सिंगल ऑक्सीजन परमाणु के साथ मिलकर CO बनाता है और C+O2 के साथ मिलकर CO2 बनाता है। ये दो चीज़ें हैं। जो CO है ये भी गैस है और ये भी गैस है, लेकिन ये काले रंग का धुआं है। जो काले रंग का धुआं है वो CO है, इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इस CO को क्या कहेंगे? कार्बन मोनो ऑक्साइड। और ये जो CO2 है
ये गैसी फॉर्म में है, ये काले धुएं के रूप में नहीं रहती, ये दिखाई नहीं देती। इसको हम बोल देंगे कार्बन। इसमें 2 ऑक्सीजन है इसलिए इसको डाइऑक्साइड कहेंगे। तो 2 चीज़ें आपके पास में हो गई, एक तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, एक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में से घातक कौन सी है यदि हम डायरेक्ट ले जाएं? दोनों ही अच्छी नहीं है वैसे देखा जाए तो। हाँ, इनडायरेक्टली CO2 का हमारी बॉडी में बहुत यूज है। CO2 से ही हमारा सारा काम चलता है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं लास्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। बट CO कहाँ से है? जैसे कि आप किसी चिमनी को जलाते हैं तो उससे CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कल कारखानों से भी जो काला धुआं निकलता है, यातायात के वाहनों से भी जो धुआं निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो वो क्या करती है कि यदि ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बॉडी के अंदर चली जाए, शरीर के अंदर चली जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जाकर एक मजबूत बंध बना लेती है। किसके साथ जाकर? हीमोग्लोबिन के साथ। और ये बंध आसानी से नहीं टूटता है। तो फिर जहाँ जहाँ ब्लड जाता है, ब्लड के साथ साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी जाती है और हमारी जो सांस की प्रक्रिया वो रुक जाती है, इसलिए दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि कभी बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, बंद कमरे में चिमनी भी नहीं जलानी चाहिए। पूरे कमरे को बंद कर लेंगे चारों ओर से, कहीं भी गैस के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर यदि उसमें चिमनी है या अंगीठी जलाकर बैठ जाते हैं तो फिर उसमें जो आदमी होगा, जो व्यक्ति होगा, उसकी दम घुटकर मृत्यु हो जाती है। उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि चिमनी से और अंगीठी से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ में मजबूत बंध बना लेती है जो आसानी से नहीं टूटता है। फिर पूरी बॉडी में ब्लड के साथ में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो प्रवाहित हो जाती है और फिर दम घुट जाता है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है वो वीक बॉन्ड बनाती है, वो कमज़ोर बंध बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बंध है वो आसानी से टूट जाता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का बंध कैसा होता है? हीमोग्लोबिन के साथ एक मजबूत बॉन्ड बनाता है जो आसानी से नहीं टूटता है। इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा होने से व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि बंद कमरे में जहाँ हवा का आदान प्रदान न होता हो उस जगह अंगीठी, चिमनी ऐसी जलाकर नहीं रहना चाहिए। कई बार ऐसे सुना होगा, अखबारों में भी ऐसी कई बार न्यूज़ आती है, तो वो इसका कारण ये है। तो ये तो हो गया CO2 कितनी घातक है। CO ये हमने देखा है। तो थोड़ा सा हम ध्यान ये भी देंगे कि CO2 भी कितनी घातक हो सकती है। तो CO2 कितनी घातक हो सकती है हमारे लिए, चलिए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब CO2 की घातक से संबंधित हमारे जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। इसे अपने को डिटेल से समझना है। चलिए आइए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसे हिंदी में हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको पन्ने के ऊपर दोबारा से अच्छे से इसको समझाता हूँ कि वास्तव में ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। देखो बच्चों, क्रियाकलाप 14.1 में किए गए अवलोकनों का स्मरण कीजिए। शीशे द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफी अधिक हो जाता है। शीशे द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफी अधिक हो जाता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है वो कहीं से आपतित होता है शीशे पर, तो शीशे के बाहर और शीशे के अंदर के तापमान में काफ़ी अंतर आता है और शीशे के अंदर का तापमान अधिक हो जाता है क्योंकि शीशे के अंदर के तापमान को फैलने का समय नहीं मिलता, उसे स्थान नहीं मिल पाता है। वैसा ही कुछ ग्रीन हाउस प्रभाव रहता है।
ठंडे मौसमों में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए आवरण बनाने की प्रक्रिया में इस अवधारणा का उपयोग किया गया। ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव को जो नाम है, ये जो मेथड है, जो विधि है, वो सबसे पहले क्यों लागू की गई? ठंडे मौसम में, मौसम तो बहुत ठंडा है, लेकिन प्लांट कैसे हैं? देखो, उष्णकटिबंधीय, गर्मी, प्लांट गर्मी चाहते हैं, लेकिन उनको ठंडे इलाकों में लगाया जा रहा है। जैसे कि जम्मू कश्मीर है, जैसे कि शिमला है, ऐसी जगह हमेशा ठंडी रहती हैं। लेकिन यदि वहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाना चाहते हो जिनको गर्मी चाहिए, गर्मी में उगने वाले पेड़ पौधे हैं, तो उसके लिए तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ तरकीब लगानी होगी। तो ठंडे प्रदेशों में गर्म पौधों को लगाने के लिए ये तरकीब सबसे पहले अपनाई गई थी। इस प्रकार के आवरण को ग्रीन हाउस कहते हैं। तो इन पेड़ पौधों के चारों ओर एक गर्मी सी लगाई जाती है, मतलब एक ऐसा आवरण बनाया जाता है जो पेड़ पौधों को गर्म रखने का काम करता है। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तो समझ में आएगा। इसे ही ग्रीन हाउस कहते हैं, यानी हरा घर। इसे पौधा घर भी कहते हैं, पौधों का घर। वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में भी ग्रीन हाउस होता है। क्या ये वायुमंडल में भी ऐसा होता है? इसको भी डिटेल से अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ गैसें पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं। कुछ गैसें पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं। यानी जिस प्रकार से एक पेड़ के चारों ओर हम घर बना देते हैं, ठीक उसी पर वो जो घर होता है वो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, पेड़ को गर्म रखने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर कुछ गैसें ऐसे एक आवरण बना लेती हैं कि पृथ्वी की जो गर्मी है, जो पृथ्वी का जो तापमान है, उसे बाहर नहीं जाने देते। वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की गैसों में वृद्धि संसार के औसत तापमान को बढ़ा सकती है। तो वायुमंडल में यदि गैसों की संख्या ज़्यादा होगी तो पृथ्वी का तापमान तो बढ़ जाएगा, विश्व का तापमान बढ़ जाएगा। इसे वैश्विक उष्णन भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि होगी। इस प्रकार के कारणों द्वारा वैश्विक यानी वैश्विक उष्मीकरण, विश्व में ऊष्मा की वृद्धि हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आपके कुछ नहीं आ रहा तो मैं आपको पूरा डिटेल से अभी बताऊंगा तो आपको अच्छे से आ जाएगा। कुछ नाम याद करना, एक तो ग्लोबल वार्मिंग नाम है, एक CO2 है, ग्रीन हाउस गैस है। मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके केवल इतना ही है। इसी चीज़ को दोबारा पढ़ोगे, मैं समझाऊंगा उसके बाद, तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसे। ये जो ग्रीन हाउस का टॉपिक है, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वास्तव में ग्रीन हाउस क्या है। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। इसे पौधागृह प्रभाव भी कहते हैं। चलिए इसे डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में देखो क्या होता है, कुछ जैसे कि एक ये पेड़ है, इस पेड़ के कुछ फल लगते हैं, जैसे कि सेब लगते हैं, जैसे कि संतरा है, आम, केला, कोई भी एक फल लगता है। और ये पेड़ हमेशा गर्मी वाले स्थान में उगता है। जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छी ठंड पड़ती है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो कुछ पेड़ राजस्थान की गर्मी में उगते हैं और राजस्थान की गर्मी में होते भी हैं। अब जम्मू कश्मीर वाले लोग ये चाहते हैं कि ये पेड़ हमारे यहाँ भी हो, लेकिन वहाँ पर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा है। ठीक है ना? तो ये पेड़ कैसी जगह में होता है? गर्म जगह में होता है। अब इस पेड़ के जो फल लगेंगे, उन्हें तोड़ेंगे, फिर उन्हें बेचेंगे। जम्मू कश्मीर तक पहुँचते पहुँचते फल ख़राब हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्ट का, पेट्रोल का, डीजल का खर्चा आएगा, गाड़ियों का खर्चा आएगा। तो जो 10 रुपये किलो वाली चीज़ यहाँ राजस्थान में हो रही है, वो जम्मू कश्मीर जाते जाते क्या भाव हो जाएगा उसका? 100 रुपये किलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो गाड़ी ले जाएगी उसका डीजल है, पेट्रोल है, वो जलेगा, उस पर कोई ड्राइवर होगा, उसका काम होगा। ये जो लोग पहुँचाएंगे, टैक्स लगेगा, रोड टैक्स लगता है, बहुत सारे पैसे करके 10 रुपये वाली किलो चीज़ वाली है,
10 रुपये किलो वाली जो चीज़ है वो जम्मू कश्मीर पहुँचते पहुँचते 100 रुपये किलो की हो जाएगी। अब जम्मू कश्मीर वाले लोग ये सोचें कि ये तो पेड़ हमें लगाने चाहिए, हम यहाँ पर भी ये फल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या है, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या है, ठंड है, और ये पेड़ कहाँ होता है, गर्मी वाली जगह में होता है। अब जम्मू कश्मीर वाले लोग क्या करेंगे, ठंड वाले लोग क्या करेंगे, ये कहीं से ये एक जगह बना ली उन्होंने, इतनी जगह है, इस जगह में उन्होंने ये बहुत सारे पेड़ लगा दिए। पेड़ लग तो गए, लेकिन इन पेड़ों को फल लगने के लिए गर्मी चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक का या एक पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके ऐसा एक कवच लगा दिया इन पेड़ों के चारों ओर, वाइट कलर का। एक क्या लगा दिया, एक कवर बना दिया, एक कवच बना दिया। अब यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो सूर्य का प्रकाश तो अंदर जा सकता है। कांच के अंदर से सूर्य का प्रकाश जाता है कि नहीं जाता है। शीशे के जो पारदर्शी शीशा होता है उसके पास बैठोगे तो उसके अंदर से सूर्य का प्रकाश आता है ना, बिल्कुल आता है। तो अब इसके अंदर से सूर्य का प्रकाश अंदर आ जाएगा, और यहाँ से जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पेड़ पौधों के टकराएंगी तो वापस बाहर जाएंगी, लेकिन ये कवच आ जाएगा। इसलिए सूर्य के प्रकाश की किरणें अंदर तो आ जाती हैं लेकिन बाहर नहीं निकलती, वापस यहाँ टकरा कर अंदर ही अंदर ऐसे बार बार टकराती हैं। तो अंदर का जो माहौल है, ये जो कवर हमने बनाया, आवरण बनाया, ये जो घर हमने बनाया इस पेड़ के चारों ओर, ये क्या हो गया, गर्म हो गया। बाहर का वातावरण क्या है, ठंडा है, और इसके अंदर का वातावरण क्या हो गया, गर्म। किस कारण, कि सूर्य के प्रकाश की किरणें अंदर ही बार बार टकराती हैं और बाहर नहीं निकल पाती। कुछ निकल पाती हैं तो कोई बात नहीं, निकल जाएंगी, लेकिन अधिकांश किरणें अंदर ही रहेंगी। तो अंदर का तापमान बढ़ जाएगा, अंदर का क्षेत्र क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और इन पेड़ पौधों को तो क्या चाहिए, गर्मी ही चाहिए थी फल लगने के लिए, गर्मी मिल गई। तो इसे क्या कहते हैं, पौधा घर कहते हैं। आई बात समझ में। ऐसा आपने बहुत सारी जगह देखा भी होगा, कुछ खेतों में ऐसे प्लांट लगे होते हैं, ग्रीन हाउस प्लांट कहते हैं इनको। तो सफ़ेद सफ़ेद रंग के तिरपाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी लगी होती है पेड़ों के ऊपर, उसके अंदर पेड़ होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो टेम्परेचर को, वो गर्मी का माहौल बनाते हैं अंदर। आई बात समझ में। अब क्या यही नियम हमारी पूरी पृथ्वी पर लागू होता है, तो उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। अच्छे से समझेंगे, ध्यान लगाएंगे। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और इसको हमने मान लिया ये सूर्य है। अब देखो, ये पृथ्वी पर हम जैसे मनुष्य रहता है, बहुत सारे कल कारखाने हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे यातायात के साधन हैं, गाड़ियां हैं, उनसे धुआं निकलता है, चाहे वो एरोप्लेन से निकलता हो, हेलीकॉप्टर से, रॉकेट से, गाड़ियों से, कितना धुआं निकलता है। इंडस्ट्रियल एरिया से, औद्योगिक क्षेत्रों से, फैक्ट्रियों से, कारखानों से, लकड़ियों को जलाने से, या खाना बनाते समय जब ईंधन को जलाते कितना खतरनाक धुआं निकलता है, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। और आपको पता है गैसें हमेशा कहाँ जाती हैं, ऊपर की ओर जाती हैं। तो पृथ्वी से निकलने वाली गैसें कहाँ रहेंगी, पृथ्वी के चारों ओर। एक वायु का मंडली तो होता है ना, गैसों का मतलब वायु तो ही है। तो पृथ्वी के चारों ओर एक गैसों का आवरण बन गया, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब इस वायुमंडल में क्या है, गैसें ही गैसें हैं, और बहुत सारी गैसें हैं। और किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो ईंधन है, उसको जलाते हैं कल कारखानों से या जो फैक्ट्रियों से, जो यातायात के साधनों से जो गैसें निकलती हैं वो या तो CO निकलती है या CO2 गैस निकलती है। इसके साथ इसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी निकलती है, CH4 मीथेन भी निकलती है। ये गैसें इसमें से निकलती हैं। गैसों ने पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना लिया। अब देखो क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो ये गैसें एक पारदर्शी आवरण की तरह कार्य करती हैं। तो प्रकाश की किरणें इस आवरण को पार करके अंदर तो आ जाती हैं और पृथ्वी पर टकराती हैं और वापस बाहर निकलती हैं। तो फिर ये गैसों का आवरण आड़े आ जाता है, फिर यहाँ से टकरा कर वापस पृथ्वी पर टकराती हैं, फिर बाहर टकराती हैं, फिर इसका वेग कम हो जाता है और ये सूर्य का प्रकाश की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण के रूप में जमा हो जाती हैं। जितनी भी सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं वो टकराएंगी पृथ्वी के, इसके अंदर आर पार आ जाएंगी, वापस बाहर निकलेंगी तो ये आवरण उनको रोक देगा। कुछ
जो प्रकाश की किरणें वो बाहर भी निकल जाएंगी। लेकिन अधिकांश प्रकाश की किरणें हैं इस गैसों के आवरण के बार बार टकराती हैं और पृथ्वी के चारों ओर जमा हो जाती हैं। तो पृथ्वी का जो तापमान था वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस वायुमंडल में चली जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अब तो प्रकाश की किरणें इन गैसों के कारण यहीं टकरा कर बार बार पृथ्वी की सतह पर टकराती हैं। तो क्या पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ता है मतलब विश्व का तापमान बढ़ता है, और इस तापमान में जो बढ़ोतरी होती है इसे कहते हैं वैश्विक उष्णन। विश्व के औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक उष्णन, और इसे ही अंग्रेजी में कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ये याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो देखो, विश्व उष्णन, वैश्विक उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग की क्या परिभाषा है। देखो, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है। बढ़ते प्रदूषण के कारण पृथ्वी पर गैसों की संख्या बढ़ रही है, गैसों की मात्रा बढ़ रही है। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण के रूप में कार्य करती हैं। इस आवरण के कारण जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर टकराती हैं तो बार बार टकराकर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और पृथ्वी के इसी बढ़ते तापमान में हुई वृद्धि या पृथ्वी के तापमान में हुई वृद्धि को वैश्विक उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आया समझ में सबके कि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णन क्या है? तो सब बच्चे नोट कर लो, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक उष्णन कहते हैं, या विश्व के औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक उष्णन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। लिख लिया सब बच्चों ने? अब ये बताओ, इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने इस पेड़ पौधों वाले सेंस में बताया कि पौधों का एक घर बना दिया जिससे पौधे में गर्मी रहती है, तापमान बढ़ता है और वो फल लगा लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर देखो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसे भी ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आई बात समझ में? तो ग्रीन हाउस प्रभाव अच्छा है या बुरा है? पृथ्वी के लिए तो बहुत बुरा है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अब तापमान बढ़ने से क्या बुराई है? तापमान बढ़ने से ये बुराई है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो 40 डिग्री टेम्परेचर पर ज़िंदगी जीते हैं। तापमान बढ़ जाएगा तो वो बेचारे मर जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं। हम 40 डिग्री में अच्छे से रहते हैं, लेकिन 50-60 डिग्री जाने बाद पसीना छूटता है तो हम जिंदा नहीं रह पाते अच्छे से। इसलिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए तापमान का बढ़ना एक अच्छी बात नहीं है। तो विश्व का तापमान जब बढ़ता है इसे कहते हैं वैश्विक उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग, और इस पूरी प्रक्रिया को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक तो CO2 गैस, दूसरी सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। ये 2-3 गैसें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देती हैं। तो बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि CO2 है, SO2 है, मीथेन है, ये कैसी हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो याद रखना, 2 या 3 ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताओ। तो क्या बताओगे? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन आदि ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस को प्रभाव को बढ़ावा देती हैं। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को ग्रीन हाउस प्रभाव तो समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक्चुअल में है क्या, वैश्विक उष्णन क्या है, या ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से एक बार रिवीजन करना और फिर इसको समझने का प्रयास करना। आपकी बुक में जो बातें थी वो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में देखो कुछ चीज़ें, ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं, कौन सी गैसें इसको बढ़ावा देती हैं, उसमें मेन CO2 गैस थी, और ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उष्णन क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित कुछ सवाल भी आप देख लीजिए। वैश्विक उष्मीकरण के क्या परिणाम हो सकते हैं? विश्व का जब तापमान बढ़ेगा तो बहुत सारे जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाएगा, जीवन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी बातें लिख सकते हो। कुछ अन्य ग्रीन हाउस गैसों के नाम का भी पता कीजिए। तो मेन कौन सी है? CO2। दूसरी मैंने आपको बताई SO2, मीथेन। ऐसे करके बहुत सारी गैसें हैं जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती हैं, यानी वैश्विक उष्णन को बढ़ाती हैं। उन्हें ही ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जाना जाता है। इससे आगे ऑक्सीजन चक्र होगा, वो अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका जो आज का जो टॉपिक था, कौन सा था? ग्रीन हाउस प्रभाव।
इसे आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, इसका रिवाइज कीजिए और बेहतर ढंग से आप इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है उसका रिवीजन करो, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। तो ये रहा आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। एक्चुअल में पेड़ पौधों के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसा ही काम प्रकृति में अपने आप गैसों के कारण हो रहा है। पृथ्वी का अपने आप तापमान बढ़ रहा है, इसे वैश्विक उष्णन कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, चैप्टर नंबर 14 का ये 14 पार्ट, जिसमें ये कुछ सामान्य बातें हमने पढ़ी हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में हमने जो मेन चीज़ें पढ़ी हैं उसको अच्छे से रिवीजन करना, उसको समझना और अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो ग्रीन हाउस प्रभाव पर बहुत बड़ा वीडियो था, बहुत शानदार है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके 10th में, 11th में, 12th में आगे बहुत काम आएगा, इसलिए इस टॉपिक को बड़ी गंभीरता से और अच्छे से पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक्स।